हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके मेन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू आरबीआई आईओ फ्रेमवर्क के ऊपर। अब यहाँ पे आईओ से क्या मतलब है, हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हम बात करें नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो इनके लिए मिनिमम डिपॉजिट साइज कितने का रखा है क्राइटेरिया कि जिसके ऊपर हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एप्लीकेबल होगा। मतलब देखो, जो हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, अगर हम बैंक्स की बात करें, यहाँ पे करते हैं बैंक्स की बात, तो सारे के सारे हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उस पर एप्लीकेबल होता है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। फिर हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल आरआरबी हो गया, फिर यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी के ऊपर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एप्लीकेबल होता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन रखी है, किसके लिए? नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इनके लिए क्या कंडीशन रखी है? अगर इनका जो डिपॉजिट साइज है, इनका जो डिपॉजिट है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से अबव का है, तभी इन पे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एप्लीकेबल होगा। किसके लिए? नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इनके लिए हमें पहले डिपॉजिट साइज देखना पड़ेगा। अगर इसका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तभी इस पे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एप्लीकेबल होगा। अगर किसी नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसका डिपॉजिट साइज है 30 करोड़ का, तो उस पर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एप्लीकेबल नहीं होगा। मिनिमम क्राइटेरिया कितना है डिपॉजिट्स का? 50 करोड़ एंड अबव। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मिनिमम डिपॉजिट साइज कितना एप्लीकेबल होगा नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कि वो आरबीआई के आईओ फ्रेमवर्क के अंडर आ सके। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 करोड़ रुपीस। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज के लिए भी क्राइटेरिया रखा है क्या, कि सारे एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल होगा आरबीआई का आईओ फ्रेमवर्क एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और यहाँ पे क्या बोला है? जो भी एनबीएफसीज डिपॉजिट्स लेती हैं, ठीक है, जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, उस पे आरबीआई का आईओ फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। पर अगर जो एनबीएफसीज डिपॉजिट नहीं लेती है, तो उनके लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है। क्या? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए क्या क्राइटेरिया है कि अगर उनका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ या उससे ऊपर का है, तो उस पे आईओ फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, उसका एसेट साइज जो है वो 100 करोड़ से कम का है, उस पे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी बैंक्स की और एनबीएफसीज की। लगे हाथ आरबीआई के आईओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आपकी। देखो, जो हमारा आरबीआई का आईओ है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, उसमें क्या करते हैं? हम कंप्लेन करते हैं। जैसे समझ लो मैं बैंक में गया और बैंक में मेरे को कोई चीज प्रोसेस अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कुछ भी मेरे साथ गलत किया गया बैंक के द्वारा, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? सीधा मैं आरबीआई के आईओ में कंप्लेन नहीं कर सकता। पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास एक रिटर्न में कंप्लेन देनी पड़ेगी, रिटर्न में कंप्लेन देनी पड़ेगी। और बैंक के पास कितने दिन का टाइम होगा मेरे को आंसर देने का? 30 दिन का, 30 डेज का। तो देखो, अगर 30 दिन के अंदर ने बैंक ने मेरे को कोई जवाब दिया और मैं उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं जा सकता हूं आरबीआई के आईओ के पास। और अगर 30 दिन हो गए मेरी एप्लीकेशन को दिए हुए, कंप्लेन को दिए हुए, और बैंक ने मेरे को मेरी एप्लीकेशन का, कंप्लेन का कोई जवाब भी नहीं दिया, 30 दिन हो चुके हैं, तब फिर मैं जा सकता हूं आईओ के पास। मैं डायरेक्ट आईओ के पास नहीं जा सकता। या तो मेरे को जो बैंक जवाब दे रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, या मेरे को बैंक ने जवाब ही नहीं दिया है, तब जाके मैं जा सकता हूं आरबीआई के आईओ के पास। और उसके पास जाने के लिए मेरे पास कितना टाइम है? 1 साल का। जब मैंने एप्लीकेशन दी और मेरे को जवाब आ गया, या फिर जब मेरे 30 दिन पूरे हो गए मेरे को जवाब नहीं मिला, उसके 1 साल का टाइम है मेरे पास आरबीआई के आईओ के पास जाने का। और आरबीआई के आईओ में मैं दो तरीके से कंप्लेन रजिस्टर कर सकता हूं। एक मैं कर सकता हूं ऑनलाइन, और एक कर सकता हूं मैं ऑफलाइन। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन कहां कर सकता हूं मैं कंप्लेन? cms.rbI.org.in में। और ऑफलाइन क्या कर सकता हूं? मेरे को एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा वहां से, उसमें अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, और वो बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा कहां? सीआरपीसी सेंटर। सीआरपीसी सेंटर, सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि कहां है हमारा? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, ठीक है। तो वहां पे मैं बाय पोस्ट भी अपनी कंप्लेन भेज सकता हूं। आरबीआई मेरे को कंपनसेशन दिलवा सकता है, कितने अमाउंट का? मैक्सिमम 20 lakhs का, 20 lakhs का कंपनसेशन दिलवा सकता है। और मेंटल हरासमेंट के लिए मेरे को कंपनसेट कर सकता है मैक्सिमम कितना? 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा आरबीआई का ओम्बड्समैन होता है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन या डेप्यूटी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, दो होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन होता है, एक डेप्यूटी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। तो इनका टेन्योर कितने टाइम का होता है? इनका टेन्योर होता है 3 years का। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सीआईसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब यहाँ पे आपको 5 सीआईसीज के एग्जांपल दिए हैं, उनका एसेट साइज दिया है और यहाँ पे बताया गया है कि वो पब्लिक फंड्स को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके बेसिस पे ये बताना है इन पांचों में से कौन सी सीआईसीज जो हैं जो कि आएंगी हमारी अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम समझते हैं सीआईसी क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, फिर हम समझेंगे कौन सा आंसर सही है। तो देखो सीआईसी बेसिकली क्या होती है, ये एक तरीके की आपकी क्या होती है, एनबीएफसी समझ लो, एक टाइप की एनबीएफसी समझ लो। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि ये इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, एक्विजिशंस करते हैं, इनका मेन काम ये होता है, ठीक है। तो जो सीआईसी है हमारी वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। सीआईसी को कैटेगरी में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक किया गया आपको रजिस्टर्ड सीआईसी, रजिस्टर्ड सीआईसी, और दूसरा किया गया है अनरजिस्टर्ड सीआईसी। अब दोनों में अंतर क्या है, जो रजिस्टर्ड सीआईसीज होंगी उनको कौन मॉनिटर करेगा, आरबीआई। वो आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड को आरबीआई मॉनिटर नहीं करेगा, ये मतलब है दोनों का, ठीक है। जो रजिस्टर्ड सीआईसीज होंगे उसको आरबीआई की गाइडलाइन सारी की सारी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड कैटेगरी में कौन सी आएंगी, वो सीआईसीज जिनकी एसेट्स जो है वो कितनी है, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर की, और वो पब्लिक फंड्स को यूज करती हैं, वो पब्लिक फंड्स को यूज करती हैं, वो आएगी हमारी रजिस्टर्ड कैटेगरी में। और अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में कौन सी आएंगी, एक तो सीआईसी जिनकी जो एसिड्स है वो 100 करोड़ से कम है, फिर वो चाहे पब्लिक का फंड यूज करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। अगर एक सीआईसी का जो एसेट है वो 100 करोड़ से कम है तो वो किस में आएगी, आपकी अनरजिस्टर्ड में। दूसरा, एक सीआईसी है जिसकी एसेट्स जो है वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की है, पर ये पब्लिक फंड यूज नहीं करती, ये अपना ही फंड यूज करती है। तो ऐसी सीआईसी को भी हम किस में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में। हमें सिर्फ वही सीआईसी को रजिस्टर करना है जिनकी एसेट साइज 100 करोड़ से ऊपर है और वो पब्लिक का फंड यूज करती हैं। बाकी सभी सीआईसी को हम किस में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड में, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें क्या देखना है, 100 करोड़ से ऊपर और पब्लिक फंड जो यूज करेगी वो क्या आएगी, हमारी रजिस्टर्ड सीआईसी, बाकी सभी क्या होंगी, अनरजिस्टर्ड। तो देखो इसका एसेट साइज कितना है, 100 करोड़ से कम। तो फिर तो हमने जैसे किसी सीआईसी का अगर एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, फिर तो हमें मतलब ही नहीं है कि वो पब्लिक फंड से यूज करती है नहीं करती है। अगर एक सीआईसी का एसेट साइज 100 करोड़ से कम है तो वो ऑटोमेटिकली किस में चल जाएगी, अनरजिस्टर्ड में। तो पहली वाली क्या है हमारी, ये आ गई हमारी अनरजिस्टर्ड, ठीक है। फिर हमारी जो सीआईसी बी है इसका देखो एसेट साइज कितना है, 120 करोड़ का, और ये पब्लिक फंड को यूज नहीं करती, तो ये भी क्या होगा हमारा अनरजिस्टर्ड। फिर तीसरी है हमारी एसेट साइज है 110 करोड़ का, पर ये पब्लिक फंड को यूज करती है, तो ये हो जाएगी हमारी रजिस्टर्ड सीआईसी। फिर चौथी है हमारी जिसका एसेट साइज है 100 करोड़ से कम, 100 करोड़ से कम है तो हमने देखना ही नहीं है कि वो पब्लिक फंड को यूज करती है कि नहीं करती है। जो सीआईसी का एसेट 100 करोड़ से कम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अनरजिस्टर्ड, ठीक है। और लास्ट वाली क्या है, एसेट साइज 150 करोड़ और पब्लिक फंड को यूज करती है, तो ये हो जाएगी हमारी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर। सीआईसी ए बी एंड डी जो है वो आएगी आपकी अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब यहाँ पे रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे उनके टारगेट को चेंज कर दिया है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या होता था पहले, जो भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का एएनबीसी होता था या फिर सीईओ बीई, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसका 75% स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन प्रोवाइड करना पड़ता था अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब ये जो 75% वाला क्राइटेरिया है ये घटा दिया है, अब कितना कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60%। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की जो कि आपके पीएसएल से बन सकते हैं। पहला तो एएनबीसी की फुल फॉर्म, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। दूसरा सीईओ बीई की फुल फॉर्म, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। ये हो गया आपके एएनबीसी एंड सीईओ बी की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स की। अगर हम बात करें सारे के सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स जिनकी 20+ ब्रांचेस है, तो इनके लिए टारगेट है 40% का। फिर अगर हम बात करें अपने आरआरबीस की, इनके लिए टारगेट है 75% का। और बात करें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो इनके लिए टारगेट है कितना, 60% का। अब ये जो यहाँ पे टारगेट्स दिए गए इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कितना लैंड करना है इनको, 18%। और इस 18% में से भी 10% किसको देना है, स्मॉल फार्मर्स को एंड मार्जिनल फार्मर्स को।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्मॉल फार्मर कौन से होते हैं और मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं। तो देखो, वो फार्मर जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कितनी है, अप टू 1 हेक्टेयर, अप टू 1 हेक्टेयर, वो आते हैं आपके मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में। और वो फार्मर्स जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है एंड अप टू 2 हेक्टेयर, वो आते हैं आपके स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में 18% करना है, उसमें से भी 18 में से भी 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का कंसेप्ट समझ लीजिए। ये क्या होता है, जैसे एक कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है समझ लो, एसबीआई को क्या करना है, अपने एएनबीसी या फिर सीईओ बीई, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसका 40% लोन जो है वो किस में करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। बाय चांस ये अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, ये सिर्फ 38% लोन कर पाया पीएसएल में, तो इसका क्या होगा, 2% का जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल। अब ये शॉर्टफॉल को पूरा कैसे कर सकता है, या तो जो फंड्स बनाए गए हैं, जैसे नाबार्ड के साथ एक फंड है, सिडबी के पास एक फंड है, उस फंड में ये 2% का अमाउंट डिपॉजिट कर दे। दूसरा, को लैंडिंग अरेंजमेंट कर ले, मतलब किसी और के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड कर दे, किसी एनबीएफसी के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर वो लोन प्रोवाइड कर दे, 2% का अपना शॉर्टफॉल पूरा कर ले। तीसरा ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज कर लेगा बैंक। जो इसका 2% का शॉर्टफॉल है ना, उतने अमाउंट का वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, पीएसएल सर्टिफिकेट कितने टाइप के होते हैं, तो टोटल 4 टाइप के आपके पीएसएल सर्टिफिकेट होते हैं। पहला होता है आपका पीएसएल सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर, दूसरा होता है पीएसएल सर्टिफिकेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तीसरा होता है आपका पीएसएल सर्टिफिकेट माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड चौथा होता है आपका पीएसएल सर्टिफिकेट जनरल। तो 4 टाइप के आपके पीएसएल सर्टिफिकेट होते हैं, जिनको परचेज करके बैंक क्या करते हैं, अपने शॉर्टफॉल को इक्वल करते हैं, अपना शॉर्टफॉल कम कर देते हैं, अपना शॉर्टफॉल कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है इसमें आरआरबी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाएगी आपकी आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स। तीसरी कैटेगरी आ जाएगी आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आगे 4 टायर्स में डिवाइडेड है, टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1। तो इन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है टर्म डिपॉजिट का। अब बात ये है समझने वाली कि टर्म डिपॉजिट होता क्या है। इसमें देखो, आरबीआई ने बोला है अगर कोई कस्टमर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर की एक सिंगल एफडी बनाता है, तो उस केस में आपको उस कस्टमर को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस एफडी के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट कितना सेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो देखो, अगर हम बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक्सक्लूडिंग आरआरबी, तो इसमें अगर कोई कस्टमर 3 करोड़ या उससे ऊपर की एफडी बनाता है, एक सिंगल एफडी, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, टर्म डिपॉजिट। अगर हम बात करें आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक की, तो उसमें अगर एक कस्टमर 1 करोड़ या उससे ऊपर की एफडी बनाता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हम करेंगे टर्म डिपॉजिट कंसिडर। वहीं अगर मैं यूसीबी की बात करूं, तो टीयर 4 एंड टीयर 3 यूसीबी के लिए क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया टर्म डिपॉजिट का 1 करोड़ एंड अबव। और अगर मैं बात करूं टीयर 2 एंड टीयर 1 यूसीबी की, तो इनके लिए क्राइटेरिया कितने का है, 15 लाख और अबव। मतलब अगर एक टीयर 2 या टीयर 1 यूसीबी में कोई कस्टमर 15 लाख या उससे ऊपर की एक सिंगल एफडी बनाता है, तो उसकी एफडी को क्या कंसीडर किया जाएगा, एक टर्म डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, जो यूसीबीज है इनकी जो टीयर की क्लासिफिकेशन की है, टीयर 4, टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1, ये किसके बेसिस पे की है, डिपॉजिट्स के बेसिस पे। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं कितना है। अगर बात करूं मैं टीयर 1 यूसीबीज की, तो इसमें कौन सी यूसीबीज आएंगी, जिसका डिपॉजिट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है। टीयर 2 में कौन सी आएगी, 100 करोड़ से ज्यादा अप टू 1000 करोड़। फिर टीयर 3 में कौन सी आएगी, 1000 करोड़ से ज्यादा एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 करोड़। और टीयर 4 में कौन सी यूसीबीज आएगी जिनका डिपॉजिट जो है वो 10,000 करोड़ से ऊपर का है, वो आएगी आपकी टीयर 4 कैटेगरी में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, इसको एक नाम और से बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है आपका, बल्क डिपॉजिट।
तो बाय चांस अगर आपको कहीं क्वेश्चन में बल्क डिपॉजिट पूछ ले तो वो सेम ही मतलब है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे आपसे उस हाउस होल्ड की एनुअल इनकम पूछी है, मैक्सिमम एनुअल इनकम जो कि एलिजिबल है माइक्रो फाइनेंस लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे पहली बात, माइक्रो फाइनेंस लोन होता क्या है? ये होता है आपका कोलेटरल फ्री लोन, मतलब आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है और बिना गिरवी रखे आपको लोन मिल जाएगा। और ये किसको दिया जाता है लोन? ऐसी फैमिलीज को जिनकी एनुअल इनकम, जो साल की एनुअल इनकम है वो कितनी है? मैक्सिमम मैक्सिमम 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सी के वाई सी नंबर के ऊपर। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो हमारा यूनिक सी के वाई सी नंबर जनरेट होता है जब हम सी के वाई सी प्रोसेस कंप्लीट करवा लेते हैं, तो वो कितने डिजिट का जनरेट होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 डिजिट। जो हमारा सी के वाई सी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? 14 डिजिट का होता है। ये क्या होता है? हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेटर नंबर होता है। इसमें हमारी डिटेल्स होती हैं कॉमनली, ठीक है। अगर जैसे हम एक बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया, मैंने वहां पे अपना सारा केवाईसी प्रोसेस करवाया, सब कुछ ड्यू डिलीजेंस करवाई, उसके बाद मैं समझ लो दूसरे बैंक में जा रहा हूँ अपना एक और अकाउंट खुलवाने किसी और बैंक में। जैसे मैंने पहला अकाउंट खुलवाया अपना पीएनबी में, अब मैं जा रहा हूँ किसी में समझ लो अपना एसबीआई में जा रहा हूँ अकाउंट खुलवाने। अब मैं दोबारा से वो सारा प्रोसेस क्यों करवाऊं जब मैंने पीएनबी में करवाई दिया है? तो जब मैं पीएनबी में अपना वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाता हूं तो मेरा एक सी के वाई सी नंबर जनरेट होता है जो कि कितने का होता है? 14 डिजिट का। तो जब मैं एसबीआई में अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं तो मेरे को सारा प्रोसेस दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ये 14 डिजिट का अपना सी के वाई सी नंबर इनको दूंगा और वहां से मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो ये जो सी के वाई सी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, ठीक है। तो केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, इतना हम सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो सी केवाईसी है इसको मेंटेन कौन करता है? जो सी केवाईसी नंबर जनरेट हो रहे हैं 14 डिजिट के, जो हमारा रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है, तो ये सबको मेंटेन कौन करता है? तो इसको मेंटेन करता है सरसई। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सरसई। अब सरसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है हमारी सरसई की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जो केवाईसी होती है, ठीक है, केवाईसी नो योर कस्टमर, ये हमारे को अपने अकाउंट की करवानी पड़ती है बार बार। और ये क्यों क्यों करवानी पड़ती है? क्योंकि हमारे अकाउंट को कैटेगराइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, कि एक कस्टमर हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा, कुछ कस्टमर हमारे मीडियम रिस्क कैटेगरी में आएंगे, कुछ कस्टमर हमारे लो रिस्क कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो जो हाई रिस्क वाला कस्टमर होगा उसको अपनी केवाईसी 2 साल में करवानी पड़ती है, मीडियम रिस्क वाले को 8 साल में एंड लो रिस्क वाले को 10 साल में अपनी केवाईसी करवानी पड़ती है, ठीक है। और बाय चांस आपका खाता, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाए, ठीक है, जो कि क्या होता है अगर आप 2 साल तक कोई कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो आपका खाता अकाउंट क्या हो जाता है? इनऑपरेटिव हो जाता है। तो जब आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस टाइम भी आपको अपनी केवाईसी करवानी पड़ती है। फिर उससे हमें मतलब नहीं है कि आप जो है लो रिस्क में आ रहे हो, हाई रिस्क में आ रहे हो, मीडियम रिस्क में आ रहे हो, अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के ऊपर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ये इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। अभी 2015 की स्कीम इस बारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें आरबीआई ने कुछ चेंजेस लाए हैं। तो यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होती क्या है बेसिकली? यहाँ पे देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो आपके पास घर में बेकार में ऐसे घर में सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको सोने को खरीद के रख लिया है या आपने ज्वेलरी बना के रख ली है, तो आप क्या कर सकते हो? उस सोने का यूटिलाइज कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। कैसे? आपने कुछ नहीं करना है, आपने बैंक जाना है। अब ये चीज याद रखना, ये आपके जो ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये सिलेक्टेड ब्रांचेस में फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। सभी बैंक्स के अंडर तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पर सभी बैंक की सभी ब्रांचों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस में, ठीक है। बैंक ने किसी किसी ब्रांच को नॉमिनेट कर रखा होगा, वहां पे ये स्कीम चलेगी। अब वहां पे क्या करना है आपने? आपने अपना एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है, फिर आपने वहां पे क्या करना है? अपना सोना जो भी है आपके पास वहां पे उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है आपने, ठीक है। बदले में क्या होगा? आपको साल का इंटरेस्ट मिलता रहेगा उस सोने के ऊपर। और जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको या तो आप पूरा का पूरा सोना वापस ले लो, या उस टाइम पे उस सोने का जो दाम होगा वो कैश वापस ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्कीम चलाई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके 3 पार्ट थे, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मीडियम टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट।
मीडियम टर्म डिपॉजिट में 3 इयर्स का लॉक इन होता था, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में 5 ईयर का लॉक इन होता था, एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में आपके बैंक के अकॉर्डिंग लॉक इन पीरियड डिसाइड किया जाता था। जैसे आप एसबीआई में खुलवा रहे हो तो शायद 1 साल का हो, पीएनबी में खुलवा रहे हो तो 1.5 साल का हो, ऐसे वो अलग अलग लॉक इन पीरियड डिपेंडिंग ऑन देयर बैंक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, ये जो मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट था एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट था, ये स्कीम कैंसिल कर दी है। अब सिर्फ एक स्कीम चलेगी, वो कौन सी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सीजीटी एमएससी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये किसने बनाई है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने प्लस सिडबी ने। अब इसका काम क्या है, जो बैंक हमारे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, उस लोन की गारंटी कवरेज देता है ये सीजीटी एमएससी। मतलब कल को एक माइक्रो इंटरप्राइजेस ने 10 लाख का लोन लिया बैंक से और उसने बदले में कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी, कोलेटरल फ्री लोन लिया है, अब वो कल को डिफॉल्ट कर जाए, एनपीए कर जाए, तो बैंक का 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो बैंक बोलेगा मैं लोन ही क्यों दूं फिर ऐसी माइक्रो इंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पे सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप लोन दीजिए, हमने एक सीजीटी एमएससी बना रखी है, ट्रस्ट बना रखा है, कल को अगर ये माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो इसकी गारंटी हम ले रहे हैं और हम आपके हर्जाना भरेंगे। और ये कितना भरते हैं, लोन का 75% से 90% तक। कोई भी लोन है उसका 75% से 90% तक हर्जाना कौन भरता है, सीजीटीएमएससी। मतलब अगर एक माइक्रो एंटरप्राइजेस ने 10 लाख का लोन लिया है तो 7.5 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक, ठीक है, कौन भरेगा, सीजीटीएमएस। अभी 75 से 90% का क्राइटेरिया क्या है, ये अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे वीकर सेक्शन में अगर किसी ने लोन लिया है, कोई वीकर सेक्शन है और उसने माइक्रो एंटरप्राइजेस खोली है, उसके लिए अलग कवरेज होगा, 75 85 90% का होगा। वुमेन्स के लिए अलग कवरेज होगा। हिल एरिया में कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसने खोला है तो उसके लिए अलग कवरेज होगा। ठीक है, तो उतना सब याद होगा नहीं आपको, मेरे को पता है। मेन ये याद रखना कि 75% से लेके 90% तक का लोन कवर करता है कौन, सीजीटीएमएससी। और इसको किसने बनाया, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड सिडबी ने मिलके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये जो सीजीटीएमएससी है ये मैक्सिमम कितने अमाउंट तक के लोन की गारंटी लेता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ तक के लोन की गारंटी लेता है कौन, सीजीटीएमएससी। और इसको रिपे कितना करेगा, अगर बाई चांस ये 10 करोड़ का लोन जो है ये एनपीए हो गया, 10 करोड़ का पूरा लोन जो है वो डिफॉल्ट हो गया, तो मैक्सिमम पैसे कितने देगा सीजीटीएमएस, 75% से 90%, जो भी इसका क्राइटेरिया आएगा अकॉर्डिंग टू कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो उतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे, मैक्सिमम कितना, 10 करोड़ का। पर यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है आपसे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये चेंज हुई थी। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी दो चीजों पे। एक है आपका क्या, इन्वेस्टमेंट, और एक है आपका क्या, टर्नओवर। एक है आपका इन्वेस्टमेंट और एक है आपका टर्नओवर। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलने में आपको मैक्सिमम कितनी लागत आनी चाहिए, 2.5 करोड़ रुपए। फिर अगर मैं स्मॉल की बात करूं तो मैक्सिमम कितने अमाउंट से खोलनी चाहिए, 25 करोड़। और मीडियम में मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हो आप, 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टर्नओवर की बात करूं तो अगर आपकी जो फैक्ट्री है उससे मैक्सिमम टर्नओवर 10 करोड़ तक की आ रही है तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइजेस हो। अगर आपकी फैक्ट्री से मैक्सिमम टर्नओवर जो है 100 करोड़ तक की आ रही है, 10 करोड़ से ज्यादा और अप टू 100 करोड़, तो आप एक स्मॉल इंटरप्राइजेस हो। और अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है और मैक्सिमम कितना है, 500 करोड़, तो आप एक मीडियम इंटरप्राइजेस हो। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति चाहता है, एक पर्सन चाहता है अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलना, तो वो मैक्सिमम कितने अमाउंट की खोल सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 30 लाख रुपीज। पहले कितनी लिमिट होती थी, 15 लाख की, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 30 लाख रुपए। एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने अमाउंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल सकता है, 30 लाख की। तो इसमें एज क्राइटेरिया कितना है, आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स की। पर अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप रिटायर कर चुके हो तो मिनिमम क्राइटेरिया कितना है एज का, 55 ईयर्स का। ठीक है, पर ये किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो कि रिटायर कर जाते हैं पहले, तो उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितना का है, 55 ईयर्स का। अब यहाँ पे क्या है, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ये आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है, क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है, मतलब 3-3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। और ये 5 साल के लिए लॉक इन होती है, 5 साल बाद आपको पूरा प्रिंसिपल वापस का वापस मिल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको क्वार्टरली देते जा रहे हैं। अगर आपने 30 लाख की एफडी आज बनाई है तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 30 लाख ही मिलेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता जा रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट कब क्रेडिट होता है आपका, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी।
ठीक है, तो इन 4 दिनों में आपको आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम बाकी सेविंग स्कीम्स की, तो बात करते हैं हम सुकन्या की। ठीक है, सुकन्या अकाउंट एंड ये आ गया आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फिर बात करते हैं हम पीपीएफ की, फिर बात करते हैं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, फिर बात करते हैं हम किसान विकास पत्र की, और फिर बात करते हैं हम एमआईएस की। तो इनके इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुकन्या एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे दोनों पे सेम इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितना 8.2%। पीपीएफ पे लग रहा है आपका 7.1%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे लग रहा है आपका 7.7%, किसान विकास पत्र पे लग रहा है आपका मैक्सिमम कितना 7.5%, एंड एमआईएस पे लग रहा है आपका 7.4%। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है 15 साल बाद। पीपीएफ एंड सुकन्या में आप साल का मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 1.5 लाख रुपीस। और सुकन्या अकाउंट किसका खुलता है, लड़कियों का खुलता है जिनकी एज 10 साल से कम की है, उनका खुलता है क्या, सुकन्या अकाउंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के ऊपर। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है जो कि यूज होता है ड्यूरिंग एनईएफटी एंड आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस, ड्यूरिंग एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस, तो उसका जो यूज किया जाता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर का, वो नंबर कितने डिजिट का होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो LEI नंबर होता है वो 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, मतलब डिजिट भी होंगे 1 2 3 4, एंड अल्फा न्यूमेरिक्स मतलब कि ABCD भी यूज होगा और 1 2 3 4 भी यूज होगा। अब इसका काम क्या है, ये यूज किया जाता है जो भी ट्रांजेक्शन हमारी 50 करोड़ या उससे ऊपर की है, 50 करोड़ एंड अबव, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल डाटा रिपोर्टिंग सिस्टम की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये LEI नंबर यूज किया जाता है। और ये दोनों का होता है, बेनिफिशियरी का भी एंड रेमिटर का भी। जो भी 50 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन करेगा, 50 करोड़ और उससे ऊपर की, तो जो रिसीव कर रहा है यानी कि बेनिफिशियरी, उसका भी LEI नंबर डिस्प्ले होएगा, और जो रेमिट कर रहा है मतलब जो भेज रहा है पैसे, उसका भी ये LEI नंबर यूज होगा। तो ये LEI नंबर कितने डिजिट का होता है, 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के ऊपर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वॉक इन कस्टमर आपके बैंक में आया और वो कह रहा है कि मैंने नेपाल पैसे भेजने हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती है। तो बात करते हैं हम इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी की। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो जो कस्टमर आ रहा है उसका अकाउंट आपके बैंक में है, ठीक है, हैव अकाउंट। दूसरा कंडीशन क्या है, डज नॉट हैव अकाउंट, डज नॉट हैव अकाउंट। ठीक है, या तो कस्टमर का आपके बैंक में अकाउंट होगा या आपके बैंक में अकाउंट नहीं होगा। अगर आपका पास जो कस्टमर आया उसका अकाउंट आपके बैंक में है, तो वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन भेज सकता है नेपाल को। पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कितने पैसे भेज सकता है, 2 लाख। और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी कर सकता है ऐसी 2 लाख की, अनलिमिटेड। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे कस्टमर की जो आपके बैंक में आया पर उसका अकाउंट नहीं है और वो चाह रहा है नेपाल पैसे भेजना, तो मैक्सिमम एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कितने पैसे भेज सकता है, 50,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन। और ये साल की कितनी ट्रांजेक्शन कर सकता है, सिर्फ 12, सिर्फ 12 ट्रांजेक्शन कर सकता है। कौन, जिसका अकाउंट नहीं है। पर जिसका अकाउंट है वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितने की कर सकता है, 2 लाख रुपए की, और साल में कितनी बड़ी कर सकता है, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 12 ट्रांजेक्शन साल की और एक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपए की। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एनईएफटी की एंड आरटीजीएस की। तो देखो इसमें अंतर क्या होता है, एनईएफटी होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट में पैसा थोड़ा लेट पहुंचता है, आरटीजीएस में पैसा हाथों हाथ पहुंच जाता है। नेफ्ट में कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप 1 रुपए से पैसे भेज सकते हो और 10 करोड़ पैसे भी भेज सकते हो नेफ्ट के थ्रू। आरटीजीएस में आप मिनिमम 2 लाख रुपए भेज सकते हो। अगर आपको 1 लाख रुपए भेजना है तो आपको नेफ्ट ही करनी पड़ेगी, आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। आरटीजीएस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की, और मैक्सिमम क्राइटेरिया इसका भी कोई नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आप 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ की करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, DICGC स्कीम। अब ये क्या करता है, जो हमारे बैंक अकाउंट होते हैं उनकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसके पैसों की इंश्योरेंस देता है। मतलब जैसे समझ लो मेरा SBI में सैलरी अकाउंट है, ठीक है, मेरा SBI में सैलरी अकाउंट है। अब मैंने SBI में एक और अकाउंट खोल रखा है फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि सैलरी अकाउंट से मैं ट्रांजेक्शन नहीं करता यूपीआई। ठीक है, तो मैं यूपीआई के लिए मैंने एक और अकाउंट खोल रखा है, मैं उसी से सारी यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो मेरा एक अकाउंट और है, ठीक है, फॉर यूपीआई। फिर मेरी एफडी भी है कुछ SBI में। अब मेरा सैलरी अकाउंट में समझ लो 1 लाख रुपीज़ है, यूपीआई अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है,
एफडी मेरी 8 लाख रुपए की है, तो यहाँ पे टोटल पैसे कितने हो गए, 8 एक 9 एक 10, टोटल मेरे नाम से एसबीआई में कितना पैसा है, 10 लाख रुपए। कल को एसबीआई डूब गया, एसबीआई बैंकरप्ट हो गया, तो मेरा 10 लाख रुपया गया नहीं, मेरे को 5 लाख रुपए डीआईसीजीसी की तरफ से मिलेंगे, क्योंकि डीआईसीजीसी क्या करता है, हर बंदे के अकाउंट के ऊपर 5 लाख की इंश्योरेंस देता है। अब यहाँ पे मेरे 3 अकाउंट है, तो तीनों अकाउंट में 5-5 लाख की इंश्योरेंस नहीं होगी, मेरे अकेले नाम के ऊपर, ठीक है, गौरव नाम है मेरा, ठीक है। अब मेरे 3 अकाउंट है, तो मेरे तीनों अकाउंट को मिला के 5 लाख की इंश्योरेंस होगी, तो मेरे को 5 लाख रुपया कौन देगा, डीआईसीजीसी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है डीआईसीजीसी, ये बदले में क्या करता है, बैंक से चार्जेस भी लेता है, कि कल को आपका बैंक डूबा तो हम आपके कस्टमर को पैसा तो देंगे, पर तब तक आपको हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम रेट क्या होता है, बैंक को हर 100 रुपए पे डीआईसीजीसी को 12 पैसे देने पड़ते हैं, 12 पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, रिस्क बेस्ड प्रीमियम मॉडल, रिस्क बेस्ड प्रीमियम मॉडल। अब देखो इंडिया में 3 बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया एंड एसबीआई हो गया, जो कि किस में आते हैं, टू बिग टू फेल कैटेगरी में, टू बिग टू फेल कैटेगरी में। मतलब कल को अगर ये बैंक बैंकरप्ट भी होने वाले होंगे तो सरकार इनको गोद ले लेगी, सरकार इसमें पैसा इन्फ्यूज कर देगी, मतलब बैंक कभी फेल कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको सीएआर रेशो भी उतनी ज्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है, वो आगे की बात है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, तो ये 3 बैंक जो हैं ये सेफेस्ट बैंक है एक तरीके से इंडिया में। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि ये जो आप 12 पैसे का प्रीमियम हर बैंक से ले रहे हो, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, जो बैंक सेफ है, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनसे आप 100 रुपए पे 6 पैसे लो। जो बैंक रिस्की है उससे आप ज्यादा प्रीमियम में लो, पर मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 12 पैसे। अब समझ लो जैसे कि एक बैंक है यस बैंक, ठीक है, जो जो अभी इतने हलचल में था, इतनी सुर्खियों में था, इससे आप 12 पैसे का प्रीमियम ले लो। अब जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, ये इतने सेफेस्ट बैंक है, इनसे आप 100 रुपए पे 4 पैसे लो, 5 पैसे लो, ठीक है। फिर ऐसे थोड़ा सा जो थोड़े और रिस्की बैंक कैटेगरी में आते हैं या थोड़े कम रिस्की में आते हैं, जैसे इसके बाद समझ लो आप यूको बैंक रख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा रख लो, इनसे आप 8 पैसे ले लो, 100 रुपए पे 9 पैसे ले लो। और जो जितना ज्यादा रिस्की होगा उससे उतना ज्यादा प्रीमियम लेना, पर मैक्सिमम प्रीमियम कितना ले सकते हो, 12 पैसों का। पर अभी क्या चल रहा है, सभी बैंक को 100 रुपए पे 12 पैसे देने पड़ते हैं, और आरबीआई ने ये न्यू फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, कौन सा, रिस्क बेस्ड प्रीमियम, रिस्क बेस्ड प्रीमियम। जिस बैंक का जितना ज्यादा रिस्क उससे आप उतना ज्यादा प्रीमियम लीजिए, और जिस बैंक का जितना कम रिस्क उससे आप उतना कम रिस्क प्रीमियम लीजिए। पर मैक्सिमम प्रीमियम कितना ले सकते हो आप किसी भी बैंक से, चाहे उसका रिस्क कितना भी ज्यादा हो, मैक्सिमम प्रीमियम आपको 12 पैसे ही रखना पड़ेगा। पर बाकी बैंक्स जो कि आपके बहुत सेफ है, उनसे आप थोड़ा प्रीमियम कम कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्मॉल अकाउंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर बाय चांस किसी कस्टमर के पास ओवीडीज नहीं है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसका भी आप अकाउंट खोल सकते हो। ब्रांच मैनेजर खुद उसको अप्रूव करेगा, वेरीफाई करेगा, सीसीडी करेगा, ठीक है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करेगा, और फिर उसका अकाउंट आप खोल सकते हो। और उसको आप 12 महीनों का टाइम दोगे, 12 मंथ का टाइम दोगे कि आप ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए हमारे पास। और अगर 12 मंथ में भी उसने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो आप उसको 12 मंथ का एक्सटेंशन दे सकते हो, बस एक शर्त पे कि वो आपको शो कर दे कि हमने भाई अप्लाई कर चुके हैं ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए, और ये कभी भी आते होंगे बन के रेडी, ठीक है। अगर 12 महीने में वो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, तो आप उसको 12 मंथ का एक्सटेंशन दे सकते हो, पर एक शर्त पे कि वो आपको एक प्रूफ दिखा दे कि हमने अप्लाई कर चुके हैं फॉर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो आप बिना ओवीडी के अकाउंट्स खोल रहे हो, स्मॉल अकाउंट्स, इसमें क्या क्या लिमिटेशन होती है। तो जो हम स्मॉल अकाउंट्स खोलते हैं, इसमें आप साल का 1 लाख से ज्यादा रुपया नहीं डिपॉजिट करा सकते, ठीक है, क्रेडिट नहीं करवा सकते। फिर किसी भी टाइम आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और आप महीने के 10,000 से ज्यादा रुपए विड्रॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं हम। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो टोटल आपके 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला पासपोर्ट, दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा आपका वोटर आईडी हो गया, चौथा आपका आधार कार्ड हो गया, पांचवा आपका नरेगा का जॉब कार्ड हो गया, नरेगा का जॉब कार्ड, एंड छठा आपका हो गया
NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, उसकी जो रिसीट होती है वो आपके ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सिर्फ 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पैन कार्ड आपका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं आता। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, ये तो हो गया हमारे ओवीडीज। एक होते हैं आपके डीम्ड ओवीडी। डीम्ड ओवीडी उसमें क्या होता है, देखो जैसे समझ लो मैं हूं हिमाचल से, ठीक है, मैं हूं हिमाचल से, कल को मेरी जॉब लग जाती है समझ लो दिल्ली में। दिल्ली में मेरी जॉब लग जाती है। अब मैं वहां पे गया कि भाई मेरे को क्या कहते हैं अकाउंट खुलवाना है। अब मैंने अकाउंट खुलवाया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा एटीएम है, चेकबुक है, जो भी है, चिट्ठी है, वो मेरे दिल्ली वाले एड्रेस पे आए। अब मैं कह रहा हूँ उनको कि मेरे अकाउंट में आप दिल्ली वाला एड्रेस लगा दो। वो बोलेंगे आप अपने ओवीडी दो जिसमें आपका दिल्ली का एड्रेस है। पर मैं हिमाचल से हूँ तो मेरे सारे ओवीडी कहाँ के हैं, हिमाचल के हैं। तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, उनको डीम्ड ओवीडी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब डीम्ड ओवीडी क्या होता है, जैसे जहां पे मैं रह रहा हूँ वहां का बिजली का बिल हो गया, ठीक है, यूटिलिटी बिल जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी बिल, चाहे उसमें फिर बिजली का बिल आ जाए, टेलीफोन का बिल आ जाए, वाटर का बिल आ जाए, किसी चीज का भी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, इन सब के बिल, जो गैस कनेक्शन के भी बिल होते हैं, वो सब किस में आ जाता है, आपका यूटिलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो यूटिलिटी बिल प्रोवाइड कर सकते हो आप। फिर जैसे समझ लो मैं किसी मतलब गवर्नमेंट सर्विस में लगा, ठीक है, दिल्ली में, उन्होंने मेरे को एक क्वार्टर प्रोवाइड किया। तो जो क्वार्टर प्रोवाइड किया उसका अलॉटमेंट जो लेटर होगा वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ डीम्ड ओवीडी। डीम्ड ओवीडी बेसिकली किस लिए काम आता है, आपका लोकल एड्रेस प्रूफ के लिए। लोकल एड्रेस प्रूफ के लिए आपके लिए काम क्या काम आता है, डीम्ड ओवीडी। तो ये अलग होता है डीम्ड ओवीडी। और सिंपल जो ओवीडी होते हैं ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वो अलग होते हैं। तो ओवीडी आपके टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट, ठीक है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा था स्टैटिक का पार्ट, उतना कवर कर भी नहीं पाएंगे अभी, और आपको याद भी नहीं रहेगा। जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने कवर किया यहाँ पे। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।